टॉपिक पर क्या हो जाएगा, हमारा झंडा गाड़ उठाएगा। फिर कल के टॉपिक पर ऐसे ही झंडा गाड़ेंगे। यानी जो टॉपिक कल आज का है, बस हमारे जीवन का वही उद्देश्य है, उस पर हमें अच्छे से कवर करना है। आगे दूसरा टॉपिक के बारे में सोचना भी नहीं है। दूसरे दिन क्या करना है, जो दूसरा वाला टॉपिक है उस पर भी झंडा गाड़ना है, और पीछे वाले का 10 मिनट रिवीजन करना है। केवल 10 मिनट उसका भी रिवीजन करना है, इसे देख लेना है नोट्स, है ना, तो रिमाइंड हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे का, फिर इसी तरह से तीसरे का, फिर इसी तरह से पूरा विषय तुम्हारे कब्जे में होगा। पूरा विषय तुम्हारे कब्जे में होगा, है ना। लेकिन पूरा विषय सोचते रहेंगे तो तुम्हारे पूरा विषय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, कोई विषय तुम्हारे कब्जे में नहीं होगा। तो हमें डेली का डेली टारगेट बनाना है, मिशन की तरह काम करना है ना। और सुनो, इंटरेस्ट के साथ काम करना है। पढ़ाई बिल्कुल लगनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग जो है डिफॉल्ट मोड में, तुम है ना, तुम लोगों के बहुत सारे जन्म हुए हैं, किसी जन्म में तुम्हें पढ़ना नहीं पसंद रहा है, किसी को, मुझे भी नहीं पसंद रहा है। कौन पढ़ना चाहता है भाई। पढ़ाई शब्द सुनते ही दिमाग को जानते क्या होता है, वो उसको लगता है कि ये तो मेरा टार्चर हो रहा है। अरे मैं पढ़ने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ, है ना। तो दिमाग को क्या चाहिए होता है, दिमाग को हमेशा चाहिए होता है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। वो अपनी इच्छा अनुसार काम करना पसंद करता है ना। तो अपने दिमाग के साथ खेल जाना होगा। अपने दिमाग को बताना है कि भाई हम पढ़ रहे ही नहीं है, है ना, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, है ना। हमको समझ लो ये कपिल शर्मा आए हुए हैं, ये सर आइए नहीं है, है ना। हम लोगों को मजा कराने आए हैं, ये एपिसोड दिखाएंगे आज अभी। 7:30 से 9 चलता था ना उसका। तो सोच लो कि हाँ ये एपिसोड सुनाने आए हैं सर, ये पढ़ाने तो आए ही नहीं है। कभी आओगे तुम लोग पढ़ने, है ना। तो इंटरेस्ट जब जाग जाएगा, जैसे हम कुछ पढ़ाएं तो गूगल करो, खोजो कि कौन था, कैसे था, तो तुम्हें 4 बातें और समझ में आएंगी। और 1 महीना, जैसा मैं बता रहा हूं, 1 महीना करके देख लो सब लोग आज से, है ना। 1 महीना करके देख लो, तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आ गया। तुम अपनी क्लास में बैठोगे तो बगलों के बीच में हंस ना लगे तो कहना, एलियन लगोगे। तुम्हारा टीचर तुमको समझेगा ये कौन है ना। तुम्हारी पर्सनालिटी बदल जाएगी, तुम्हारा विजन चेंज हो जाएगा। तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, है ना। समझ में आई, भारत की सबसे महानतम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट हो जाओगे, इतना पैसा कमाओगे, 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। अभी देखो एक लोग पकड़ी गई है, उस तरह से नहीं कमाना है। ट्रेनी थी, सिलेक्शन हुआ, है ना, ग्रुप पे डाला था मैंने। पूजा खड़के से। ट्रेनी थी, सिलेक्शन हुआ, अभी 1.5 साल, 1.5 साल नहीं हुआ, 400 करोड़, है ना। इतना भी हपस नहीं होनी चाहिए। खैर, तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, लगभग सब आ गए हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास का पहला लेक्चर। आर्य जो कि एक महान सभ्यता थे, आर्य अभी भी हैं, मैं भी आर्य ही हूं, ठीक है। मैं भी आर्य हूं। आर्यों में सबसे उच्च जो होते थे ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता था, वर्ण व्यवस्था आर्य लेकर के आए थे, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है, 10 बार पूछा गया है कौन से मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना। ब्राह्मणो मुखमासीतम बाहो राज जायता, कि ब्रह्मा के मुख से कौन निकला, ब्राह्मण, बाहों से छत्री, है ना। पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आर्य कौन थे समझेंगे, ठीक है। आर्य ही आपको समझा भी रहा है ना। तो अच्छे से और भी समझ में आएगा। और यहाँ क्लास में भी बहुत सारे आर्य बैठे होंगे, बाद में पता चलेगा कौन कौन है ना। और उसके पहले हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे, है ना, आर्यों के बारे में, आर्यों की सभ्यता के बारे में। उसके बाद फिर हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से प्री के कितने कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे हैं जो यहाँ पर डेली क्लास कर रहे हैं, उन्हें डिस्कशन ग्रुप में अभी मैं जोड़ दूंगा, ताकि आज से ही वो स्टार्ट कर दें, टॉपिक न छूटे, है ना।
और मेंस के क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं वो लिखने के लिए आपको ग्रुप पर भेजे जाएंगे, और यहाँ पर भी समझेंगे कि यहाँ से मेंस के क्वेश्चन कैसे निकल करके आए हैं। ठीक है, दोनों ही भाषाओं में हमारे पास नोट्स है, क्लास के बाद में इसको भेजा जाएगा। उसके पहले हम लोग, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कौन थे यार, है ना, फिर कहानी हम खुद सुनाएंगे। चलो देखते हैं। जब सिंधु घाटी की सभ्यता कुदरती ताकत के सामने हार कर अपने पतन के रास्ते पर बढ़ चली थी, तब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के दहलीज पर एक नई सभ्यता दस्तक दे रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता से काफी अलग विशेषताएं रखने वाली इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसीलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आओ दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय भूमि पर स्थापित वैदिक सभ्यता और उसके निर्माता आर्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सभ्यताओं का विकास क्रम कुछ उल्टा रहा है, क्योंकि जिस भूमि पर कभी सिंधु सभ्यता के लोगों ने भव्य नगर और इमारतों में नगरीय जीवन को जिया था, उसी भूमि पर अब वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण जीवन को जी रहे थे। जिस भूमि से कभी देश और विदेशों में व्यापार हुआ करता था, उसी भूमि से अब मात्र पशुपालन और खेती ही हो रही थी। सभ्यता के विकास का ये उल्टा क्रम इस बात को स्पष्ट रूप से अंकित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उस जगह पर स्थापित वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना में काफी कम विकसित थी। ये भी सत्य है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन आज पुरातात्विक खोजों से ये स्पष्ट हो चुका है कि 1750 ईसा पूर्व आते आते सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी, और इसी दौर में आर्यों के भारत आगमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। चूंकि ऋग्वेद की रचना की तिथि को 1500 ईसा पूर्व मानने पर आज सभी इतिहासकार एक मत है। हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आर्यों का भारत आगमन 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में ही हुआ होगा। हालांकि यहाँ के सप्त सिंधु प्रदेश में शांति और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्हें काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा होगा, और उसके पश्चात ही उन्हें वेदों की रचना करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। वैदिक काल को पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दो हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से ऋग्वेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़ी जानकारी का संकलन 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन। मूलतः यह शब्द एक विशेषण है जिसका इस्तेमाल वैदिक सभ्यता के निर्माता अपने आप को संबोधित करने के लिए किया करते थे। अगर हम आर्यों का वर्णन करें तो वे रूप में गौरवर्ण, बलिष्ठ बाहु, घुंघराले बाल, लंबी नाक और शक्तिशाली कंधों के स्वामी थे। मुख्य रूप से वे घोड़ों की सवारी किया करते थे। तलवारबाजी में वे पारंगत और तीर कमान चलाने में वे धुरंधर थे। वे युद्ध में विभिन्न हथियार, ढाल, कवच और घोड़ों के रथों का प्रयोग किया करते थे। इसी के साथ साथ वे कृषि कर्म एवं पशुपालन में भी कुशल थे। आर्य देवताओं में विश्वास रखने वाले धार्मिक लोग थे। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ विधि किया करते थे। वे संस्कृत भाषा के शुरुआती प्रारूप अर्थात हिंद यूरोपीय भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था।
अतः वे अपने ज्ञान को श्रवण और पठन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे और इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। आर्य अपनों से भिन्न लोगों को दास अथवा दस्यु कहकर पुकारते थे। ऋग्वेद में दास अथवा दस्युओं को अकर्मण अर्थात वैदिक क्रियाओं को न करने वाले, अदेवयु अर्थात वैदिक देवताओं को न मानने वाले, अयजवन अर्थात यज्ञ विधि को न करने वाले और मृदवाक अर्थात अपरिचित भाषा बोलने वाले आदि शब्दों में वर्णित किया गया है। इन्हें ऋग्वेद में शिष्णदेवा अर्थात लिंग पूजक भी कहा गया है। ये जो दास अथवा दस्यु है, कई बार पेपर में पूछा गया है। अकर्मण किसे कहते हैं, अदेवयु किसे कहते हैं, अयज्वन, है ना। ये सब पेपर में यूपीएससी में कई बार रिपीटेड पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जब रिवीजन करना तो उसको नोट कर लेना। अभी केवल ध्यानपूर्वक सुनो। अभी ये पॉइंट खत्म होने के बाद कुछ चीजें पूछूंगा, फिर स्टार्ट कर दूंगा अपना लेक्चर। इससे आपका एक इंट्रो बन जा रहा है। आर्य कहाँ से आए थे, इस विषय को लेकर इतिहासकारों के बीच काफी ज्यादा विवाद है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो बहुतांश भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि आर्य बाहर से नहीं बल्कि वे यही के मूल निवासी थे, लेकिन बहुतायत विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय विद्वान भी मानते हैं कि आर्य बाहर से ही भारत आए थे। इस संबंध में सर्वाधिक प्रमाणित मत आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया को ही माना जाता है। वैसे अगर आप इस विषय पर और भी विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हम उस पर भी अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल ऋग्वेद में किए गए वर्णनों को देखा जाए तो उसमें अफगानिस्तान की 4 नदियां जिसमें कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है और सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियां जिसमें सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपासा, परुषणी, वितस्ता, अस्किनी इनका भी वर्णन मिलता है। माना जाता है कि आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही बसे होंगे और फिर उसके पश्चात वे पूर्व की ओर बढ़े होंगे। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख केवल 3 बार ही मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट तक और उत्तर में पश्चिमी हिमालय से लेकर दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक ही सीमित था। लेकिन इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने इस क्षेत्र में विस्तार किया, जिसका वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। उन्होंने गंगा, यमुना, दोआब तथा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम मध्य देश रखा और कालांतर में बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार करके उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधिकारों के अधीन करके उसका नाम आर्यावर्त रखा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के 900 सालों के लंबे सफर में आर्यों ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इस योगदान के साहित्यिक साक्ष्य हमें वेद, पुराण और उपनिषदों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं और उत्खनन के माध्यम से पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें ऋग्वैदिक साक्ष्य और उत्तर वैदिक साक्ष्य ऐसे 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्यों को काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज और गेरुवर्णी मृदभांडों के रूप में देखा जाता है, तो उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्यों को चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें। चलिए अब यहाँ से कुछ चीज पूछें। अच्छा बताइए कि गंगा नदी का नाम कितनी बार आया? सर 1 बार स्विच कराया है। बहुत बढ़िया विकास। और यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? किसका सर? यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? सर 2 बार।
3 बार। 3 बार, 2 से 3 से बोला। 3 बार बोला था, है ना। अच्छा, कि आर्य आर्य जो थे वो पूर्व की ओर बढ़े, ये वाली इंफॉर्मेशन कौन से ब्राह्मण में है? तो आंसर क्या था? ये तो पूछे गए प्रश्न। सतपथ ब्राह्मण, याद रखना कौन सा? सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आर्यों के बारे में कुछ आइडिया हुआ क्या? कोई है जो थोड़ा सा जो वीडियो देख करके कुछ बता सकता है आर्यों के बारे में? आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। हम्म, कौन सा? कुलीन। कुलीन, श्रेष्ठ, है ना। यस। कुलीन मतलब सर बड़े। आर्य बहुत ही श्रेष्ठ, मतलब जो बहुत जो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं सर, उसे आर्य कहा गया। उनके मतलब वो मतलब बहुत ही बलवान होते थे सर। आर्य लोग जो आए थे सबसे पहले अफगानिस्तान साइड से आए थे, उसी साइड से, फिर पंजाब आए थे, पंजाब से फिर धीरे धीरे इंडिया में एंट्री किए। हम्म, तो इस तरह उन लोगों ने भारत में आया। हाँ, और ये सर देखो तभी तब आए थे जब ये क्या बोलते हैं सर, ये सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त मतलब खत्म हो गई, तो मतलब तब उसके बाद इन लोग का आगमन हुआ भारत में। बहुत बढ़िया। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, वो पहला टॉपिक ये है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। इस पर बहुत सारी अलग अलग थियरीज हैं, और यहां से मेंस के क्वेश्चन और प्री के क्वेश्चन में आता है कि मिलान करो, या ऐसे बोल देगा कि किसने कहा था कि आर्य तिब्बत के पठार से आए, तो आपको ऑप्शन दिया गया होगा और चुन करके आपको टिक मारना होगा। यानी कि ये एक बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि जो ये महान सभ्यता आर्य भारत आए, और उन्होंने भारत में आर्यावर्त, यानी जो उत्तर प्रदेश है और इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र उत्तराखंड, ये सब आर्यावर्त का एरिया कहलाता था। आर्यावर्त, राजधानी, कैपिटल ऑफ द आर्यास इन इंडिया, है ना। तो इन लोगों ने जो यहाँ पर इतनी पैठ बना ली, है ना, तो ये आए कहाँ से? इनका मूल निवास स्थान कहाँ का था? तो उसमें बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स जो हैं, उनका अलग अलग मत है। तो आपको मेंस में क्वेश्चन जो यहां से बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि भाई आर्यों का सेंट्रल एशिया सिद्धांत को, है ना, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना होगा कि किस आधार पर मैक्स मूलर ने बताया था कि ये यहां से आए। तो आज का टॉपिक सबको क्लियर हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? वीडियो में जो लास्ट में था कि आर्य कहाँ से आए, उसी Yes. चीज की मीमांसा करने चल रहे हैं हम लोग। चीर फाड़ करेंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान की महान सभ्यता कहाँ से आई और भारत में ग्रो कर गई। ठीक है, तो इनके आने के पहले भारत में क्या कोई रहता ही नहीं था? कोई तो रहता होगा। जो लोग यहाँ पर आर्यों के श्रेष्ठ जातियों के आगमन के पहले रहते थे, है ना, वो मोस्टली ट्राइबल लोग थे, जनजातीय लोग थे। ठीक है, और वो लोग कुल देवी की उपासना करते थे, घर की मुखिया माता होती थी, है ना, यज्ञ हवन ये सब नहीं करते थे। ठीक है, टोना टोटका झाड़ फूंक ये सब करते थे, सपेरे टाइप के थे, पिछड़े हुए लोग थे, है ना। तो आर्य लोग इनको नाम दिए थे, मतलब भारत आने से पहले जब भारत आए, तो जो यहाँ पर पहले से जो लोग रह रहे थे उनको आर्य लोग कहते थे म्लेच्छ। ठीक है, म्लेच्छ मतलब होता है अशुद्ध लोग। ठीक है, म्लेच्छ कहते थे। और इनको जो जो लोग म्लेच्छ थे, है ना, वो लोग जो इनके शरण में चले गए, जो इनकी नौकरी करने लगे, जो इनकी गुलामी करने लगे, आर्य बैठा है तो पंखा झाल रहे हैं, उनके घर में काम कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उनको तो कहने लगे आर्य लोग दास। क्या कहे? दास। ये सब तो आज तक चला आ रहा है, दास। ये आर्यों की ही देन है। और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया आर्यों के खिलाफ, ट्राइबल्स इकट्ठा होकर के हथियार उठाए, हालांकि कुछ कर नहीं पाए, है ना, क्योंकि आर्यों के पास बहुत ज्यादा ताकतें थी। इनके पास दिव्यास्त्र थे। दिव्यास्त्र मतलब जैसे ऐसे कि गरुणास्त्र पैदा हो जाए तो ऐसे आ जाता था, है ना। वो देखो ना मूवी वूवी में, महाभारत में,
वो सब आर्य ही तो हैं। आर्यावर्त कहते ना, देखो है आर्य, द्रौपदी क्या कहती थी, हे आर्य, है ना। फिर क्या ऐसे धनुष कर, धनुष आ जाए, तो अस्त्र शस्त्र पैदा करने की विद्याएं थी इन लोगों के पास, बहुत बड़ा साइंस था। तो उनका मुकाबला, दिव्यास्त्रों का मुकाबला कोई जो ये यहाँ के ट्राइबल्स थे, बर्छी भाला उससे तो कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ये लोग उनको मारते थे, युद्ध करते थे आपस में, लेकिन हार जाते थे। तो उनको जो लोग हथियार उठाते थे, है ना, उनको कहते थे दस्यु। ठीक है, तो डायरेक्ट तो लड़ नहीं पाते थे, तो आते थे उनकी गैया चुरा ले जाते थे, उनकी गाय को ही मार देते थे, क्योंकि आर्यों को गाय बहुत प्रिय थी। तो डायरेक्ट किसी से न लड़ पाओ तो उसकी प्रिय चीज को हानि पहुंचा दो, है ना, दुख पैदा कर दो उसके अंदर। तो ये सब करते थे, आपस में टकराव करते थे। तो ये क्लियर हो गया कि दस्यु किसे कहते थे और दास किसे कहते थे, है ना। जिसको जहां नहीं समझ में आएगा हैंड रेज करेगा। क्लियर। चल, वंस अगेन सर। अरे यार तुम सुनते नहीं हो ध्यान पूर्वक। हम्म दसाईपुर की रामायण बना दो। जिन लोग जो आर्यों का विरोध करते थे उन्हें दस्यु कहा गया, और जो आर्यों के गुलाम बन गए, म्लेच्छ लोग, ट्राइबल लोग जो थे, उनको आर्य म्लेच्छ कहते थे, है ना। तो वो लोग दास कहलाए। यही बात यहाँ बताई गई। दस्यु लोग इनकी गैया चुरा लेते थे, है ना। डायरेक्ट तो भिड़ नहीं पाते थे, कूच दिए जाते थे, तो छोटा छोटा उनके घर में जाएंगे, आग लगा के भाग आएंगे। तो इस कारण से इनको दस्यु कहा जाता था। चोरियां भी करते थे आर्यों के घर में ये लोग, कहते थे कि ये तो हमारे यहाँ आकर के हमारा ही क्षेत्र में कब्जा बना लिए हैं। ठीक है, तो अब बात आती है फिर से वही कि आर्य आए कहाँ से। यही तो आज का टॉपिक है भाई। चलो पढ़ते हैं, है ना। काफी रोचक है, डिबेटेबल है, और किसी भी तर्क को, है ना, हम ये नहीं कह सकते हैं कि गड़बड़ है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा तर्क है जो फाइनलाइज्ड माना गया कि आर्य कहां से आए। और ये करंट अफेयर में भी है, क्योंकि रुड़की की यूनिवर्सिटी, रुड़की जानते हो, रुड़की, Yes, sir. उसने आर्यों के ऊपर हाल ही में एक कैलेंडर जारी किया है ना। और उसमें दिखाया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में आर्यों, आर्य सभ्यता की जानकारी देने के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। यह कैलेंडर निम्नलिखित में से भारत के किस विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। ऐसे करके प्रश्न यूपीएससी ग्रेड के बनते हैं। ठीक है, आते हैं, चलिए देखिए। और ये विवाद है, क्यों, किसके बीच में विवाद है। कोई कह रहा है यहां से आए, कोई कह रहा है वहां से आए। अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग थिंकर, मुंडी मुंडी मत भिन्ना। अभी हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे सबका पढ़ने के बाद में। कब आए, कब आए। वही जो सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की ओर थी, आपको याद रखना है 1700 बीसी। इंपॉर्टेंट डेट है ये। कौन सी है, आर्यन इन्वेजन कब हुआ, 1700 बीसी में हुआ। ठीक है, और पूर्व भारत की ओर पलायन किया इन लोगों ने, ना। इन्हें क्या कहा जाता था, ऋग्वैदिक आर्य कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्य क्यों कहा जाता था, क्योंकि आर्यों का जो सबसे प्रमुख और प्रथम ग्रंथ था वो था ऋग्वेद। अच्छा, कोई है बच्चा यहाँ पर जो वेदों के बारे में ना जानता हो, कोई ऐसा छात्र है जिसे वेदों के बारे में ना पता हो। वेद आर्यों के प्रमुख ग्रंथ थे, और ये एक प्रकार से जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें इसमें वर्णित होती थी। अलग अलग वेद, आगे के नेक्स्ट वाला लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वेदों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन उठते हैं। आज हम लोगों को केवल मूल निवास स्थान आपको ये जान लेना है। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कंसीडर्ड एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ऋग्वेद को मानव सभ्यता का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि ये पहला ग्रंथ माना जाता है जो कि क्या कहते हैं, अस्तित्व में आया था, और जो मानव को जीवन यापन की प्रणाली से शिक्षित कराता था। ठीक है, और इसमें बीमारियों से लड़ने के बहुत तरह के मंत्र थे, है ना। देवताओं को प्रसन्न करने के मंत्र थे। देवता प्रसन्न होंगे तो जलवृष्टि करवाएंगे, ऐसा मान्यता थी। ठीक है, अभी देखो बारिश नहीं हो रही, हवन यज्ञ कम हो गया,
बारिश नहीं हो रही है ना। ठीक है, तो ये हो गया। आते हैं नीचे, इंग्लिश वर्जन में भी आप चाहो तो देख सकते हैं, बाकी भी क्लास के बाद में आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। अभी फुली फोकस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना, क्या था कैसे था। ठीक है, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है, थोड़ा सा आपको मैप भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एटलस आप लोग खरीद लीजिएगा। एटलस जो है कल परसों में आप लोग खरीद लीजिए, बहुत जरूरी है। और जब पढ़ने बैठो तो एटलस ले करके बैठो, तो जब हम कोई चीज बताएं पढ़ाएं तो आप लोग एटलस खोल के देखते भी रह सकते हैं। दूसरा सरल तरीका भी है एक, कि आप मोबाइल एटलस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल चलाओगे दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। वो सर ज्यादा। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। क्यों भाई, ऐसा आ है रही क्या? नहीं सर, आ रही है। सर क्लियर है सर। अच्छा, सही आ ठीक है, आपका नेटवर्क थोड़ा होगा गड़बड़। चलिए देखिए, ये आप देखिए, ये मैप है ना। ये जो आपको दिख रहा है, इसका कलर बदल दूं। मैप जिसने समझ लिया उसने पूरा समझ लिया, समझ लो, क्योंकि दुनिया ही तो पढ़ना है। ठीक है, ये है आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये कौन सा सागर है, कोई बता सकता है क्या? ये अरब है, अरब। ये है मिस्र, जहां की महान सभ्यता पनपी थी। कौन सी नदी के तट पर? नील नदी के तट पर। नील नदी के तट पर पनपी थी। ठीक है, ये है अरब सागर, ये अरब सागर है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ये है फारस की खाड़ी। फारस ईरान को कहते थे। और मेसोपोटामिया किसे कहते थे? इसी के बगल में है यहाँ था मेसोपोटामिया। ये इराक को मेसोपोटामिया कहते थे, और ईरान को पर्सिया या फारस कहा जाता था। ऊपर आ जाइए, यहां पर आप, ये है काला सागर। काला सागर बड़ा विवादित जगह है, यहाँ पर यूक्रेन है, झगड़ा वगड़ा हमेशा लगातार लगा रहता है। कार झगड़ा वाली जगह से ही आए थे, यूक्रेन से ही, समझ लो, बगल से, है ना। यहाँ पर पाई जाती थी बहुत सारी घास भूमि, ग्रासलैंड अभी भी पाई जाती है। इसलिए पहले आर्य क्या थे? महान सभ्यता बनने से पहले आर्य क्या थे? घास है तो क्या कर, घास घास है तो सही बात है कि ये क्या रहे होंगे? शुरुआत में सर आर्य चरवाहे थे। ये थे। और ये पेपर में पूछा गया है कि आर्यों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, है ना। कि आर्य जब महान सभ्यता बने तो डायरेक्ट ही महान सभ्यता तो कोई बन नहीं जाता है। जैसे आप लोग आए हो आज पढ़ने, कल को आप आईएएस बन जाओगे तो आप डायरेक्ट ही तो आईएएस बन नहीं जाओगे, है ना। पहले हम नहीं जानते होते हैं, फिर हम सब जानने लगते हैं। ऐसे ही आर्य पहले पशुपालक थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बृहद घास भूमि है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टेपीज। स्टेपीज याद रखना नाम, स्टेपीज, जिसे यूक्रेन में चेरनोजिम के नाम से जाना जाता है। चेरनोजिम, यूक्रेन में झगड़ा लड़ाई तो पूछा जा सकता है, और 4 बार पूछा जा चुका है कि यूक्रेन में जो घास भूमि है उसे किस नाम से जाना जाता है? चेरनोजिम, है ना। तो ये बाल्कन स्टेट है, यूरोप का पूर्वी भाग है ना। और मध्य एशिया का पार्ट कनेक्टेड है इस यूरोप से यहाँ पर, है ना। बाल्कन स्टेट है यहाँ पर, है ना, काला सागर से जुड़े हुए क्षेत्र। और स्टेपी घास भूमि आर्य सभ्यता को मानते हैं कि यहाँ से फला फूला, एक थियरी के अंतर्गत, है ना, एक थियरी के अंतर्गत मानते हैं कि आर्य सभ्यता इसी मध्य एशिया की घास भूमि से फैली, है ना, फली फूली। फिर ये चरवाहे धीरे धीरे, इनको पता चल गया अनाज के बारे में ज्ञान, है ना।
अनाज उगाना सीख गए। तो पहला अनाज जो इन्होंने उगाया था वो था जौ। याद रखना, कौन सा अनाज था? जौ, जिसे कहते थे यव। जौ को यव कहते थे। फिर धीरे धीरे इन्हें गेहूं और चावल का भी ज्ञान हुआ, और ये एनिमल हस्बेंड्री तो करते ही रहे, साथ ही साथ और क्या करने लगे? और क्या करने लगे भाई? खेती करने लगे। खेती भी करने लगे, एग्रीकल्चरिस्ट भी हो गए। और जब खेती भी करने लगे, दुग्ध उत्पादन भी कर रहे हैं, घोड़ों का व्यापार भी। हाँ बोलो भाई, हैंड रेज कर लो। हाँ बार बार कोई वीडियो उतू कर दे रहा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, वीडियो आप कर लो भाई, कोई डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ठीक है, चलिए। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि जब ये खेती भी करने लगे, है ना, जब ये खेती भी करने लगे तो अमीर होते चले गए। फिर इन्हें तरह तरह के और भी विज्ञान का इन्होंने अन्वेषण किया और महान सभ्यता हो गए। फिर क्या हुआ कि घास भूमि सूखने लगती हैं। अब इन्होंने सोचा कि हम कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पर कि नदियां हों, है ना। तो नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं। और यहाँ पर कौन सा पहाड़ है? ये कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है भाई? कौन बताएगा? हिमालय। बहुत अच्छा, ये है हिमालयन माउंटेन, है ना। नेपाल सबसे साइड का है क्या? सबसे सबसे ऊंचा पर्वत है ना हिमालय, दुनिया का। यहाँ तिब्बत का पठार है, जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, है ना। तो यहाँ से निकलती सिंध नदी, जो होकर के ऐसे जाती है ना, और अरब सागर में मिल जाती है, जिसे कहते हैं इंडस रिवर, सिंध नदी, है ना। तो ये लोग इधर को मार्च किए, सिंध नदी की ओर, सिंधु नदी की तरफ मार्च किए। देखो घोड़ा वोड़ा लेकर के बग्घी, ये देखो इनका रास्ता बता रहा है कि कैसे कैसे मध्य एशिया को पार करते हुए ये आकर के सिंधु नदी के तट पर बस गए। ठीक है, सर आगे ये बढ़। जो हिमालय है सर, ये सुलेमान और किरखार किले है क्या? हाँ, सुलेमान पहाड़ है, उपेन शान है, कुनलुन शान है, कई सारे पहाड़ हैं, है ना। और तिब्बत के पठार से निकलती है सिंधु नदी। नदी का थोड़ा नीला नीला कर देता हूं, ये देखिए, ये है सिंध नदी। यहीं पर आकर के सबसे पहले बसे थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब आए थे तो सबसे पहले कौन सी जगह पर बसे थे, है ना। जब आर्य आए थे तो यहाँ पर अफगानिस्तान से एक नदी आ रही है, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है काबुल। काबुल नदी, और काबुल नदी सिंध नदी से अटक में आकर के अटक जाती है, अटक में आकर के मिलती है। इसके एक तरफ है काबुल, दूसरी तरफ है कांधार। तो जो आर्य लोग का पहला जत्था आया था, वो सबसे पहले कहाँ बसा, ये प्री का क्वेश्चन बन चुका है ना। तो आर्यों का जो पहला जत्था आया था वो काबुल में, याद रखना कहाँ, पहला जत्था, फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन टेक प्लेस एट काबुल, एंड सेकंड ग्रुप कहां पर? इन कांधार। पहला जत्था जो आया था वो काबुल नदी के तट पर, सिंध और काबुल नदी जहां ऐसे आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो पहला जत्था आया काबुल नदी के तट पर, दूसरा जत्था जब आया, है ना, तो वो कांधार में बसा। फिर धीरे धीरे ये आर्य एक्सपेंड करते चले गए, बढ़ते चले गए। पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, आर्य बढ़ते जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, आर्य बढ़ते जाते हैं। और ताकतवर थे तो दूसरों को, जो ट्राइबल लोग थे, उनको मार कूट करके या तो दास बना लेते थे, या एकदम सही समाप्त कर देते थे, या पीछे भगा देते थे, जाओ पीछे भागो यहाँ से, भगा देते थे, है ना। तीन चीज होंगी, या तो गुलाम बन जाओगे, या मारे जाओगे, या भाग जाओगे। क्योंकि आर्य इतने शक्तिशाली थे कि उनसे जीतना तो नामुमकिन था, है ना। चलिए, क्योंकि ये लोग एडवांस हो चुके थे, ये लोग एडवांस हो रहे थे। अब यहां पर तीन तरह के सवाल हैं। कुछ कहते हैं कि आर्य नहीं, यहीं के सिंधु घाटी के क्षेत्र के ही थे। कुछ लोगों का मत है कि नहीं, आर्य विदेशी थे, है ना।
कुछ लोगों का कहना नहीं नहीं, आर्य विदेशी नहीं थे, भारत के ही मूल निवासी थे, इस तरह का भी मानना है। अभी हम लोग को पता चल जाएगा सारे रहस्य। ये जो है एक वो है डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चंस की लिस्ट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना। ये अभी आप नोट कर लो, अभी तुरंत आप लोग इसको नोट कर लो। ये क्या है, किसने बताया था कि आर्य कहां से आए? थियरी। पेपर में प्री में डायरेक्ट पूछेगा कि मिलान कराओ आर्यों का मूल निवास स्थान और किसने बताया था। तो मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आर्य तिब्बतन प्लेट्यू यानी तिब्बत के पठार से आए। ठीक है। मेयर ने कहा, ठीक है, मेयर ने कहा कि ये तिब्बत के पठार से नहीं, पामीर के पठार से आए, पामीर के पठार से आए। हर्ज फील्ड, एक मिनट करेक्शन कर लो इसको, हुर्ज फील्ड है ना, हुर्ज फील्ड, हुर्ज फील्ड ने कहा कि ये तुर्किस्तान से आए। जेसी रॉड ने कहा कि ये बैक्ट्रिया से आए। और लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये आर्कटिक सर्कल से आए, आर्कटिक वृत्त से आए। पहले इसको नोट कर लो, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में अभी इन्हीं के कॉन्सेप्ट को किसने किस आधार पे कह दिया। ऐसे तो कह नहीं दिए होंगे, कैसे सो रहे हैं, सुबह उठे और तुरंत पोस्ट डाल दिया फेसबुक पे कि आर्य तो भैया बैक्ट्रिया से आए थे, है ना, आर्य तो तिब्बत के पठार से आए थे, हम सपने में देखे थे। कोई मानेगा? कुछ तो तर्क देना पड़ेगा, कोई सबूत देना पड़ेगा, कोई प्रूफ देना पड़ेगा, तभी तो मानेंगे हम लोग कि आर्य कहां से आए, है ना। तो अभी इन लोगों के प्रूफों को देखेंगे और मेंस में क्वेश्चन यही आएगा कि सेंट्रल एशियन कॉन्सेप्ट को आप एलोबरेट करो, यानी मध्य एशिया आर्यों का घर है ना, उदाहरण सहित विवेचना प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। ऐसे तो आप वहां पर आपको नाम लिखना पड़ेगा कि किसने यह सिद्धांत दिया था, फिर किस आधार पर दिया था, ऐसे करके समझना पड़ेगा। ठीक है। इंग्लिश वाले भी नोट कर लोगे कहीं स्पेलिंग में आपको लगता हो। ओरिजिन ऑफ द आर्या, ये देखो, इसको नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लेना। ये देखो सेंट्रल एशिया का घास भूमि है जहां से आर्य टोपी पगड़ी लगा करके निकले हैं, अपने इंडिया की तरफ चले आ रहे हैं मुंह उठाए, है ना। नोट कर हो लिया? गया सर। चलिए Yes. चलिए देख लो भाई, ये आ रहे हैं रास्ता से, घोड़ा बैठ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग थियरी कौन सी पढ़ेंगे? पढ़ेंगे मध्य एशिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सेंट्रल एशिया वाली थियरी, आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया, इस वाले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग पढ़ने चले। तो ये हम लोग अभी अभी पढ़े थे ऊपर ही, है ना। इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान काला सागर के उत्तर, है ना, काला सागर के काला सागर के उत्तर और पूर्व में यूरेशियन मैदानी इलाकों में हुआ था और कैस्पियन सागर की ओर फैला हुआ। ये जो ऊपर वाला मैप था वो पूरा का पूरा जो मैंने अभी बताया था, है ना, वो वो यही था। इंग्लिश वाले में गोचा पूछी नहीं हुआ है, तो उसमें ये देखो, ये देखिए, है ना, ये क्या है? काला सागर है, ब्लैक सी, ठीक। और यहाँ पर घास भूमि, कौन सी घास भूमि उदित, कौन सी घास भूमि बताया था मैंने अभी? और ये है क्या है? कैस्पियन सागर।
तो वही की मैक्स मूलर ने बताया हुआ है ये, है ना। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैक्स मूलर की बात बता रहा हूँ। और इन्होंने बताया कि वही घास भूमि से ये लोग माइग्रेट करके भारत को आए थे, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्यों आए थे। उसका कारण था कि जो वहां की घास भूमि थी वो बड़ी तेजी से सूख रही थी, है ना। और इन लोगों को चिंता हो गई, क्योंकि जो आर्य थे पशुपालन करते थे और एग्रीकल्चर भी सीख चुके थे। तो अगर घास पूरी तरह से सूख जाएगी तो पशुपालन क्या होगा, कर पाएंगे? नो सर, नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। पशुपालन संभव ही नहीं हो पाएगा जो घास सूख जाएगी तो, है ना। और दूसरी चीज, जब पानी नहीं रहेगा, है ना, तो खेती कैसे करोगे? खेती करना सीख गए थे तो इनको चाहिए था कि जहां से नदियारा हो, जहां से को पानी आवे, सिंचाई हो जाए, है ना, बारिश पर डिपेंडेंसी ना रहे। क्योंकि सेंट्रल एशिया में बारिश बड़ी कम होती है, ठीक है, 40 से 60 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और धान गेहूं जैसी फसलों के लिए 150 200 सेंटीमीटर का पानी चाहिए। और इन्हें उन फसलों का ज्ञान भी हो चुका है। तो अगर इन्हें खेती करनी है तो ऐसी जगह जाना होगा जहां पर खूब बारिश होती हो और जहां पर नदियां हो, जिससे कि अगर मान लो रेन फेलियर हो जाए, ऋतु खराब भी हो जाए, तो नदी के पानी से सिंचाई कर, है ना। यानी जलवायु परिवर्तनों से होने वाली क्षति से बच सके। यानी कि नेचर ने ही इन्हें बूस्ट किया है कि तुम भैया यहां से भागो। अगर इनकी घास नहीं सूखती तो ये लोग क्या वहीं के वहीं चरवाहे ही रह जाते। तो हमारे जीवन में अगर कभी कुछ बुरा हो, है ना, तो हमें उसे क्या समझना चाहिए? क्यों अंजलि? अंजलि बढ़िया बताएगी इस बात को। अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा हो, है ना, यस सर। तो हमें जो है क्या समझना चाहिए कि सर अगर भगवान हमें को बड़ा करने के लिए, है ना। यस सर, देखिए हाँ। सर, कुछ कुछ हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भगवान हमारी परीक्षा लेता है कि हम जी उस सर। लायक नहीं है। हम्म, अगर उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं हम्म, कि अब तो मतलब कुछ रास्ता नहीं है, अब तो कुछ हो नहीं पाता, और उस निराशा के चलते उन्होंने कई बार वो लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं या फिर उस रास्ते को ही छोड़ देते हैं। सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता सर, उस पर हर कोई नहीं चल पाता है। तो अगर हमारी लाइफ में अगर ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें हम्म, उनका सामना करना चाहिए, ना कि उनसे डर के भाग जाना चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्य ऐसे भी रहे होंगे जो मर गए होंगे। बहुत सारे आर्य ऐसे रहे होंगे जो घर से निकले ही नहीं संभावनाओं की तलाश में। तो वो आज भी वहां पर चरवाहे के रूप में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर अभी कोई नहीं है, है ना। आज भी वहां पर घास है ना। लेकिन सिर्फ घास ही है, खेती संभव नहीं है, क्योंकि बारिश यहाँ पर कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो यहाँ पर घास ही पाई जाएगी, है ना। तो ये लोग केवल, आज भी जो वहां पर लोग हैं, चरवाहे के चरवाहे ही रह गए, है ना। लेकिन ये लोग थे एक जत्था जो निकला संभावनाओं की तलाश में, कि नहीं हम जैसे आप लोग, है ना, निकले क्या है कि आईएएस की तैयारी के लिए, नहीं ऐसे ऐसे जैसे पढ़े थे, बहुत लोग पढ़े हैं वैसे पढ़े रह जाते। लेकिन हमने कहा कि नहीं हमको तो महान बनना है, हमें तो आर्य बनना, आर्य मतलब श्रेष्ठ कोई बन सकता है ना। तो महान बनने के लिए आप लोग मेहनत करने के लिए निकले, संभावनाओं की तलाश करने निकले, खोज किए, ढूंढे, है ना, यहाँ पहुंचे हो, है ना। तो अब क्या है, मेहनत भी कर रहे हो, अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर के आप क्या है रास्ते पे बढ़ चले थे, निकल गए हो लोग दुक दुक करके। तुम लोग क्या है घोड़े पे बैठ के इस समय दौड़ रहे थे आर्यों की तरह, है ना। तो एक जत्था निकल गया जिसको संभावनाओं की तलाश थी, जिसको खेती करनी थी,
जिसको विकास करना था, जो नहीं निकले आज भी वहां चरवाहे की तरह पड़े हुए हैं। उनको नहीं कहते हैं कि तुम्हारे हो, क्योंकि कभी महान सभ्यता बन ही नहीं पाए, आज भी चरवाहे चरवाहे हैं, है ना। ये है कैस्पियन सागर। तो यही जो बात बताई गई थी कि कैस्पियन सागर और उत्तर काला सागर के बीच में, है ना, यहाँ पर इनका मूल निवास स्थान था, और यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हुए, है ना, आए और यहाँ आ गए। ये देखो, ये जो छोटी सी पतली सी दिखाई दे रही है ना, ये ऐसे गई, ये है सिंध नदी, है ना, और ये है काबुल। ठीक, ऐसे आकर के यहाँ सेट हो गया। चल, तो इसमें जलवायु परिवर्तन एक पुश फैक्टर था जिसने इनको वहां से धक्का दिया कि जाओ यार, निकलो यहाँ से, नहीं घास घास सूख जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, है ना। खेती तो यहाँ का संभव ही नहीं, कुछ नया करो, जाओ, कब तक गैया चराते रहोगे, भैंस चराते रहोगे, भैंस नहीं गाय, है ना। घोड़ा हो, पहला पशु था घोड़ा, इनका पहला पालतू पशु आज का घोड़ा पूछा गया है ना। पहला का पालतू पशु कौन सा था? घोड़ा। ठीक है, आगे देखिए। म्यूट कर लो, किसी का म्यूट नहीं है, बार बार बताना पड़ता। संतोष जी म्यूट कर लो। सर अभी आपने कुछ बोला पूछना है कि क्या आपको संतोष? हाँ हाँ हाँ। सर जैसा कि अभी आपने बोला कि हम लोग उसी घोड़े पे सवार हैं और दौड़ रहे हैं। सर अभी हम हाँ लोग दौड़ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग घोड़े पे नियंत्रण करना सीख रहे हैं। हाँ, अच्छा, अभी अभी तुम लोग दौड़ नहीं रहे हो, अभी घोड़े पर नहीं, बैठ करके कि कम से अभी कम। हम लोग उसको नियंत्रण अपने कंट्रोल में करना सीख रहे हैं, और जब कंट्रोल करना सीख लेंगे उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करेंगे सर। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी हम लोग घोड़े पर सवारी करना सीख रहे हैं, घोड़े को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। ठीक, सही कर। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य सेंट्रल एशिया से आएगा। चलते हैं आगे नीचे की ओर। ऋग्वेद अवेस्ता लिंक। ठीक है, एक ग्रंथ है जिंदो अवेस्ता, जिंदो अवेस्ता। ये किसका धर्म ग्रंथ है पहले तो ये पूछा जाता है। जैसे कि वैदिक सभ्यता को मानने वाले हिंदुओं का, है ना, प्रमुख धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है या वेद है, उसी प्रकार से जोरास्ट्रियंस, ठीक है, जोरास्ट्रियंस ये कहाँ, ये ईरान के पास पाए जाने वाले लोग, है ना, ईरानी कह सकते हो इन्हें। उनका धर्म ग्रंथ एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जिंदो अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ। तो जिंदो अवेस्ता में जो जिन देवी देवताओं की उपासना बताई गई है, जिंदो अवेस्ता में पूजा पाठ के जो तरीके बताए गए हैं, वैसा ही तरीका, वैसा ही पूजा पाठ ऋग्वेद में भी बताया गया। देयर आर मच सिमिलरिटीज बिटवीन द जिंदो अवेस्ता एंड ऋग्वेदा। ठीक है, तो इस आधार पर, ऋग्वेद के आधार पर देखा जाए, है ना, तो ये पता चलता है कि आर्य कहां से आए? ईरान से आए। ये वाला क्या बताता है? कहां से आए? फारस या ईरान से। ईरान को ही कहा जाता था फारस, पर्सिया से। ठीक है, पूजा पाठ की पद्धति और कल्चर, जो फेयर एंड फेस्टिवल्स जो ऑर्गेनाइज करते थे, पशुओं की पूजा, है ना, का विधान ऋग्वेद में भी दिया गया है, जिंदो अवेस्ता में भी दिया गया है। दूसरी चीज, प्रकृति देवताओं की उपासना, वर्शिप ऑफ नेचर गॉड,
प्रकृति देवताओं की उपासना। ठीक है, प्रकृति देवता कौन होते हैं, कोई बता सकता है? जिन जो अवेस्ता में भी दी गई है, ऋग्वेद में भी दी गई है। प्रकृति देवता कौन होते हैं? देव है, हाँ सूर्य देव, जल जल हाँ देव, हाँ, जल देव, वायु, पवन देव, है ना, अग्नि देव, अग्निदेव। अग्नि देव, सूर्य देव, है ना, सूर्य देव, चंद्र देव, इंद्र देव, है ना। सर शनि देव, सब देव। तुम्हारे फेवरेट है क्या? हाँ सर बहुत लंबा चला जाएगा इस तरह। अच्छा, तो उसमें जो है मैचिंग मैचिंग है, तो इससे जो है पता चलता है कि ये जो आ रहे हैं, है ना, ये जो आ रहे हैं, ये कहाँ से आए? ईरान से आए, आ रहे ईरानी। अच्छा, बीच बीच में डिबेट होता है, एक तो है कोई वो रावण कहता है अपने आप को, बीच बीच में कूटा जाता रहता है, क्या नाम है उसका, कोई बताएगा पूरा? चुनाव भी लड़ा था, भीम आर्मी करके चलाता है ना। वो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग हैं, इनको क्या कहता है कि इनको मार के भगा दो, है ना, क्योंकि ये लोग यहाँ के भारत के नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, ये सब तो ईरानी है। यही तो बोलता है वो चीख चीख करके उसका यस यस सर, सुने सर भीम आर्मी को सर, वो वहाँ मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहा है, वो हम लोगों को मार के भगा देगा तो तुमको पढ़ाएगा कौन है? वो नहीं मतलब और ही मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो कहते हैं कि ये लोग जो है भैया यहाँ के हिंदुस्तान के नहीं है, मूल निवासी हम ही लोग हैं, ये लोग आए थे यहाँ कब्जा कर लिए, है ना। इन लोग, और ये लोग कहाँ के हैं? वो चीख चीख के बोलता है कि ये लोग ईरानी हैं, तो वो इसी आधार पे बोलता है कि हम लोग ईरानी हैं, है ना। तो यहाँ पर लिंक देखने को मिलता है, इंडो ईरानी सिविलाइजेशन में काफी सिमिलरिटीज है, और स्क्रिप्ट में भी काफी सिमिलरिटीज है। जैसे ये लोग साको हा पढ़ते हैं, ईरानी लोग साको हा पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब हमको यूज करना पड़ेगा पेंट, बराबर। तो इनका कहना था कि आर्य लोगों का जो मूल निवास स्थान था वो था ये वाला लोकेशन। ठीक है, और ये ईरान जो है मोस्टली क्या है, कैसा एरिया है? फर्टाइल है, खूब पानी बरसता है, कैसा है ईरान, कैसा है? सर समुंदर से घिरा हुआ है सर, वहाँ पेट्रोल ज्यादा निकलता है सर। पेट्रोल वट्रोल तो ये लोग जन्मे नहीं करते थे, घोड़े से भागते थे इधर उधर। यहाँ पर घास, जैसे वहां पर सेंट्रल एशिया में पढ़े थे कि यहाँ पर तो घास भूमि थी, है ना, ऊपर वाला पार्ट वहां का, जहाँ से बताया था मैक्स मूलर वाले ने बताया था कि लोग यहाँ से आए थे, ऊपर है वो जगह। हम वहां की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर कैसा माहौल है? पहाड़ वगैरह ज्यादा होंगे तो। हम्म, दो नदियां हैं यहाँ, दजला और फरात, बस, दजला और फरात नदियां, एक तरफ मेसोपोटामिया, एक तरफ इधर है मेसोपोटामिया, जिसे इराक था, ये मेसोपोटामिया है। सर इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था सर, और ईरान का पुराना नाम पर्सिया। हाँ,
उनका पूरा नाम पर्थिया यानी फारस, है ना। तो यहीं पे वो धर्म ग्रंथ चलता है, जिंदो अवेस्ता वाला, है ना। तो ये लोग जब यहाँ आए तो इंडस रिवर की 7 प्रमुख नदियों की पूजा करते थे आर्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखना डायरेक्ट लाइन पूछी गई है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना, 10वें मंडल में। ओ माय गॉड, लाइट गई। एक और सूक्त है जिसे कहते हैं नदी स्तुति सूक्त, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नदी स्तुति सूक्त जिसमें नदियों की उपासना की गई है। तो उसमें सिंधु नदी को सप्त सिंधु कहा गया है। ये जो सिंध नदी है इसे कहा गया है सप्त सिंधु, 7 सहायक नदियों के कारण सप्त सिंधु। और ईरान के जिंदो अवेस्ता ग्रंथ में इन नदियों को कहा गया है हप्ता हिंदू, हप्ता हिंदू। इसी नदी को हप्ता हिंदू, यानी ये लोग सा को हा पढ़ते। तो इस अभी जो हम लोग जिनको कहते हैं हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म क्या है? जो लोग सिंधु नदी के किनारे रहते हों उन्हें क्या कहा जाता है? सैंधव। जैसे नहर के किनारे रहने वाला नहेरू, है ना, कानपुर का कनपुरिया। तो सिंधु नदी के तलहटी में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? सैंधव। और अगर ईरानी लोग जो साकोहा पढ़ते हैं, है ना, वो इसे पुकारेंगे तो कैसे पुकारेंगे? हिंदव, हिंदव कहेंगे ना, सिंधव को हिंदव कहेंगे। तो वही बन गया हिंदू। यानी हिंदू कोनो धर्म में नहीं है, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले कोई रह रहे हों, सब के सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म उस, नहीं है। उसका हिंद नाम पहले सर हिंदू पड़ा, हिंदू से फिर इंडिया पड़ गया। वो तो अंग्रेज लोग बोले, है ना, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, है ना। इंडिया, इंडो, ये तो वो बोले थे, क्या कहते हैं, अंग्रेज लोग नहीं बोले, हिंदू नहीं बोल पाते थे, इंडो कहते थे, है ना। उसका अलग कहानी हम बताएंगे। इंडियन बोले थे, इंडियन मतलब होता है दबे पिछड़े भूत पूजने वाले मलिच्छ लोग। इंडियन का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में होता है पिछड़े, जाहिल, गंवार, दबे हुए, सपेरे। तो जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो कहा यार ये लोग तो भूत पूजने वाले दबे पिछड़े लोग हैं, ये इंडियन है, समझे। इंडियन कोई अच्छी बात, तभी मोदी जी ने कहा कि इंडिया इंडिया नहीं, भारत, हर जगह भारत लिखो, है ना। तो हिंदू कोई धर्म नहीं, तो धर्म कौन सा था इन लोगों का? जिसे कहा जाता है इनका वास्तविक है वैदिक धर्म। वेदों को मानने वाले लोग थे, तो इस कारण से इसे क्या कहते थे? वैदिक धर्म कहा जाता था। क्लियर? यानी हिंदू कोई धर्म नहीं था, ये बाद में मूर्खतावश बना दिया गया है इसे, है ना। हिंदू तो हर कोई है हिंदू, जो सिंध नदी के किनारे रहता हो सब हिंदू, है ना। तो ये लिंक देखने को मिलता है। उन नदियों का नाम जिंदो अवेस्ता ग्रंथ में भी मिलता है। उसी प्रकार के प्रकृति देवताओं का इंद्र, वरुण, सौमित्र जिंदो अवेस्ता ग्रंथ में भी मिलता है। तो इन सबको लिंक करके ऋग्वेद जिंदो अवेस्ता के आधार पर, है ना, बताया गया कि ये लोग कहां से आए। कहां से आए भाई? कहां से आए? कहाँ के हैं? ईरान। ईरान, ईरान के, ठीक है, ईरान के, ठीक है। आगे देखते हैं अगली चीज। दोनों ही ग्रंथों में आर्य लोग एक दिव्य पेय पदार्थ पीते थे जिसे कहते थे सोम रस। आर्य क्या पीते थे? सोम रस। ये दारू नहीं था, पहली चीज तो जान लो।
ये चेतनावर्धक काढ़ा था, एक तरह से चेतनावर्धक काढ़ा, जो कई सारे काम करता था। ठीक है, ये सेक्सुअल स्टेमिना को भी बढ़ाता था, प्रजनन संबंधी चीजों को भी एक्टिवेट करता था। प्लस ये पीने के बाद में आदमी का वो अध्यात्म जाग जाता था, उसका दिमाग स्पिरिचुअल हो जाता था। दारू पीने के बाद आदमी का दिमाग क्या हो जाता है? नॉन स्पिरिचुअल, पता नहीं, जैसे भी हो जाता होगा, है ना। अरे क्या होता है सर, ऐसा होता है? तो ये जो आर्य थे सोम रस पीते थे, और ये भी नहीं कि आर्य शराब नहीं पीते थे, आर्य दारू भी पीते थे, डेली तो दरुए पीते थे, उसे कहते थे सूरा। शराब को कहते थे सूरा, जो देवता पीते हैं वो। और सोम क्या होता था? जैसे भाई पूजा पाठ हवन करने बैठे हैं तो दारू पी करके तो नहीं बैठेंगे, तब सोम रस पी करके बैठते थे। जैसे इंजॉय करना है, डांस देखना है, मेले में घूमने जा रहे हैं तो दारू पी के जाते थे। और जब क्या कहते हैं, इनको पूजा पाठ हवन यज्ञ करना होता था, तब सोम रस पीते थे। और सोम रस के का विवरण जिंदो अवेस्ता में भी है, ईरानी ग्रंथ में भी है, और हिंदुस्तानी ऋग्वेद ग्रंथ में भी है। तो वो काहे से बनाया जाता था, यूपीएससी पूछ चुका है। एक पौधा है जिसका नाम है यूफेडरा, यूफेडरा एसपीपी नाम के पौधे से, ये सोमरस यूफेडरा एसपीपी नाम के पौधे से बनाया जाता है ना। बहुत पीने का मन हो सोमरस तो जो इनके विवेकानंद का जो मठ में वो होता नहीं है, वहां रखा होता थोड़ा सा, ऐसे जाओ ऐसे हाथ में चाट लो, अच्छा लगता है, लेकिन शुद्ध नहीं होता, नकली होता है, लेकिन कुछ तो मिला होता है। वो कहते हैं कि वो लोग सोमरस ही है ना, देते हैं पीने को। शायद सर ईरान में इस सब का ज्यादा यूज होता है मेरे हिसाब से। तो ये आर्य लोग भी पीते थे, तो इससे हुआ कि इनका खान पान, है ना, भी सिमिलर है। तो इस आधार पर भी ये लोग कहाँ के थे? यहीं के ईरानी थे। अगली चीज, जिंदो अवेस्ता में, है ना, जिंदो अवेस्ता में यज्ञ में चीजें वस्तुएं डालकर देवताओं को पहुंचाया जाने की विधि थी, जिसे ये लोग कहते थे हाओमा। ठीक है, और यहां पर भी इसे क्या कहा जाता है? होम। होम करने जा रहे हैं, यज्ञ। दोनों का मतलब कि आग को माना जाता है कि इहलोक से परलोक का लिंक है, इसीलिए आग में अशुद्ध चीजें नहीं डालनी चाहिए। आग बड़ा शुद्ध होती है ना, आग में खराब चीजें नहीं डालनी चाहिए। तो कहते हैं कि तुम आग में जो डालोगे वो देवताओं को पहुंचेगा, फिर देवता खुश होकर के तुम्हें माला माल कर देगा। तो इसे अवेस्ता में हवोम कहा जाता है। और यही चीज यज्ञ करने वाले आर्य भी, उनका पूरा पूजा विधान यज्ञ पर आधारित था, उसे भी ये लोग होम कहते थे। दोनों फिर से मिक्स हो गया। तो यानी भाषा, धार्मिक प्रथा, मत विश्वास आदि में समानताओं के आधार पर, है ना, ये माना जा सकता है कि आर्य ईरान से आए। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, अगर एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाए, एलिबरेट करने के लिए, कर लोगे कि नहीं? नहीं कर पाओगे? नीरू, यस समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ठीक है। संतोष, इतनी बात समझ में आई? आप संतोष जी, हाँ जी सर।
अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या लगता है अच्छा कि ये ईरान के होंगे कि वहाँ काला सागर के पास के होंगे, मध्य एशिया के? दो दो थियरी तो समझ लिया हम लोगों ने भी। क्या लगता है? सिल्वर अरविंद कुमार, अरविंद कुमार जी अनम्यूट करिए। समझ में आया यहाँ तक की बात? जी सर, नमस्कार। समझ में आ रहा है? जी जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। आते हैं लाटू शर्मा जी, कोई डाउट किसी को? यहाँ तक दो थियरी पढ़ डाला हम लोगों ने, किसी को कोई डाउट हो? सपना कहाँ चली गई? आई तो है। क्यों सपना बिटिया, कुछ समझ में आया? जी सर, आ गया। कहाँ से आए आ रहे, तुमको क्या लगता है? सर पहले ये तिब्बत वाली थ्योरी पढ़ने के बाद में पूरी थ्योरी जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। बताओगी कहाँ से आए? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा, पहले पूरा तो जान सर ले। हाँ। सर, आर्य ईरान से आए थे तो ईरानी और हमारे कल्चर क्यों इतने विभिन्न है? कुछ चीजें काफी मैच करती हैं ना। बाद में क्या हुआ था कि ईरान के ऊपर मेसोपोटामिया का कब्जा हो गया, है ना। मेसोपोटामिया मतलब, सॉरी मेसोपोटामिया का नहीं, मैसेडोनिया, है ना, मकदूनिया साम्राज्य, मुस्लिम ताकतों का कब्जा हो गया। और उसके साथ ही ईरान में जो पॉपुलेशन थी, जो एक्चुअल ईरानी थे, ये आ गए बहुत कम, 10%, है ना। और फिर इनकी कल्चर में मिक्सिंग हो गई, धीरे धीरे वो सभ्यता समाप्त हो गई। हम मूल ईरानी सभ्यता को देखेंगे, जिंदो अवेस्ता ग्रंथ को उठा करके देखेंगे, तब हमें सिमिलरिटीज मिलेगी। क्लियर? बढ़िया प्रश्न था उदित। यस सर। चलो अभी अब अगला वाला सुनोगे इस बार, तिब्बतन होम थ्योरी, तो मजा ही आ जाएगा। सर हमें लगता है ना सर, हम्म। कुछ न कुछ तो मतलब ईरान और इंडिया में सर सेम है, क्योंकि मेरे सर ईरान के कुछ फ्रेंड है सर, मैंने हम्म। बात किया सर। बहुत हम्म। सारी चीजें जो सेम है, और यहाँ के फूड कल्चर भी सेम है। यहाँ समोसा खाया जाता है, वहाँ भी समोसा बिकता है फेमस। सर कुछ तो हाँ कुछ सेम है सर, मैंने बात हाँ, किया था सर। ये जो कॉन्सेप्ट आया ना कि आलू को, है ना, उस किसी चीज के उसके आटे में भर करके भून करके खाने की प्रथा ईरान में पैदा हुई थी। यानी कि आलू का पराठा जो है ईरानी है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले ईरान के लोग, जो जनजाति लोग थे, वो क्या थे कि जैसे उसको दूर यात्रा करते थे, तो दूर यात्रा करने में क्या होता था कि सब्जी और चीजें खराब हो जाती है, कीड़ा लग जाता है ना। तो ये लोग क्या करते थे कि उसका गोबर का उपला बनाते थे, है ना, गोबर का उपला बनाते थे, और उसके अंदर, आटे के अंदर, और बड़ा जईदार आटा, जौ का आटा होता था, जौ का, उसके अंदर आलू भर करके गोल गोल, और उसको खूब अच्छे से भून देते थे, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती थी। और फिर उसकी गोलियां अपने थैले में डाल करके, गधे पर बैठ करके, है ना, चले जाते थे कहीं, ऊंट पर बैठ के, है ना, तो रास्ते में खाने के काम आता था। ये चीजें आपके इंडिया में है क्या? बताओ को आप लोग खाए भी होगे, अभी कुछ लोग के मन में पानी मुंह में आ जाएगा, मेरे भी खाने का मन करने लगा वैसे। गोबर के उपले के अंदर आग लगा करके अंदर गोला बना बना करके रखना, क्या कहते हैं इसे? चोखा बाटी। खाते हैं क्या? ये भी, यस सर। ये भी चोखा बाटी ईरानी है। आलू का पराठा ईरानी है। समोसा भी ईरानी है ना। विकास देखो, बढ़िया चीज बताया, अच्छा याद दिलाया तुमने, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था यहीं से आया था। हम लोग इसको कितना सारा चीजें करते हैं इससे। आगे देखते हैं, तिब्बतन होम थ्योरी, अलग ही चीज बता दिया एकदम से, है ना। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जो कि आर्यों के ऊपर बृहद रिसर्च किए, यहां तक कि इन्होंने अपना जो संगठन चलाया, उसका नाम क्या रखा?
क्या रखा? आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज रखा। तो इसमें इन्होंने अलग ही गजब बात बता दी, है ना। अत्यधिक ठंड के कारण तिब्बत में सूर्य और अग्नि की पूजा होती है। हमें जिस चीज की कमी होती है हम उसी की पूजा करते हैं, है ना। जैसे हम लोग अज्ञानी हैं तो सरस्वती जी की पूजा करते हैं, है ना, जो ज्ञान की देवी है। इसी तरह से कुछ लोग लोभी हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि हमको पैसा मिले, है ना। तो जिस चीज का अभाव होता है आदमी उसी की पूजा करने लगता है। तिब्बत का पठार अत्यंत ठंडा क्षेत्र है। हिमालय से जुड़ा हुआ एक पठार जो कुनलुन शान पर्वत और हिमालय के बीच है। किसके किसके बीच? हिमालय और कुनलुन शान। हिमालय और यहां पर है कुनलुन शान की पहाड़ियां, चीन में। कुनलुन शान पहाड़ के बीच में तिब्बत का पठार है, जिसे संसार की छत कहा जाता है। सबसे ऊंचा पठार है, इस कारण से इसे संसार की छत कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ द रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियां इसी से निकलती हैं। तिब्बत पठार में बहुत ठंडी होती है तो यहाँ के लोग सूर्य और आग की उपासना करते हैं। और आर्य सभ्यता में भी क्या है कि सुबह उठो तो पहले नहाओ और नहाने के बाद ऐसे सूर्य को क्या देना चाहिए? अर्घ देते हैं। आर्य सभ्यता में सूर्य को अर्घ देना, पानी ऐसे देख के सूर्य को गिराते हैं। तुम में से है कोई करता है? कहते हैं सूर्य बहुत बली हो जाता है ऐसा करने से। सुबह उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। स्त्रियां सर मैं करता नहीं हूँ सर, पर हमारे साइड बहुत लोग करते हैं सर। सुबह उठ के देखते होगे तो लोग करते रहते होंगे, है ना। यस सर, ये सब बकवास है। हाँ, तो अरे ठीक है, वो लोग मानते हैं तो मानते दो। तो ऐसा ऐसा आर्यों की सभ्यता में है, ठीक है, और तिब्बतन सभ्यता में भी है। ठीक है, तो इस कारण से एक ये मैचिंग हो गई। दूसरा चीज इन्होंने लिंक उठाया, है ना, मनुस्मृति का। ठीक है, अभी जो मनु चल रहा है वो 52वां मनु चल रहा है, 52वां। और इसका नाम है वैवस्व मनु। वैवस्व मनु। मनु को प्रथम आर्य मानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। मनु जी ने मनु को पहला मनुष्य माना जाता है ना, मनु और शत्रुपा को। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य उसके पहले था ही नहीं, इसके पहले था स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु 51वां मनु का नाम था स्वयंभू मनु। उसमें अंतिम में जो राजा थे उनका नाम था सत्यव्रत और उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। पाप बहुत बढ़ गया था, है ना, ये रूलर थे लास्ट टाइम के। तो इनको एक मछली मिली, गए थे सूर्य को अर्घ देने, तो हाथ में छोटी मछली आ गई, कहे उसको हमको बचा लो। उस मछली को घड़े में डाले, घड़े से बड़ी हो गई। उस मछली को बड़े से एक्वारियम में डाले, एक्वारियम से बड़ी हो गई। उस मछली को बड़े से तालाब में डाले, तालाब से बड़ी हो गई। फिर उस मछली को ले जाके समुद्र में डाले, समुद्र से भी बड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? बताया कि मैं कृष्ण मत्स्य अवतार है, अभी 7 दिन बाद सब डूब जाएगा, खत्म हो जाएगी ह्यूमैनिटी। तुम बचाओ, एक बड़ी सी नाव बनाओ और उसमें मेन मेन लोगों को रख लो, बचा लो। तो ऋषियों को बचाया गया, मेन मेन चीजों को बचाया गया, बाकी सब पृथ्वी पर पानी से सब डूब गया। तो वो मछली जो थी, है ना, उसकी वो इसको नाव को खींच कर ला करके तिब्बत के पठार पर टिकाई और तिब्बत के पठार से फिर से मनुष्य का जीवन आगे बढ़ा। धीरे धीरे पानी सूख गया, जो बारिश हुई थी बहुत ज्यादा,
और इस तरह से फिर से सतयुग शुरू हुआ, फिर से ह्यूमैनिटी शुरू हुई, है ना। ये कॉन्सेप्ट है ना। तो मनुस्मृति में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, नारद स्मृति में भी ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। नारद स्मृति में ये बताया गया है कि नारद पहले एक दासी के पुत्र थे जो ऋषियों के यहाँ काम करती थी, तो वो भी ऋषियों से ज्ञान सुनते रहते थे और ऋषियों का जो जूता चप्पल सीते थे, उनका हाथ पैर दबाते थे। तो जब प्रलय हुई तो मर गए उसी प्रलय में, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, इस कारण से इनको ऋषि बना दिया गया, जो अब अपना वाला चल रहा है मनु उसमें। तो नारद स्मृति में भी ये बात मिलती है, मनुस्मृति में भी ये बात मिलती है। तो इन्होंने कहा कि ये जो आर्य हैं कहीं से आए नहीं थे, ये तिब्बत के पठार से जब धीरे धीरे पानी सूखता चला गया, प्रलय समाप्त हुई, तब ये उतरे। आर्य जिन जड़ी बूटियों का, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद को कहा जाता है बुक ऑफ मेडिसिन, बुक ऑफ मेडिसिन, औषधि की किताब कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बीमारियों को निदान करने की बहुत सारी औषधियों का विवरण दिया गया है। और वो औषधियां कहाँ पाई जाती हैं? तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, हिमालय के तलहटी क्षेत्र, फूट हिल वाले रीजन में। तो उन्होंने कहा कि इतना सारा ग्रंथ में जो यहाँ का नाम लिखा गया है ना, इतनी औषधियों का जो यहाँ पाई जाती हैं, तो आर्य कहाँ से बाहरी है? आर्य तो तिब्बत के पठार थे। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? वहां जाके रिसर्च करके आए थे, हुआ कि नहीं भाई क्लियर? तुम लोग बताते नहीं हो। यस सर, क्लियर है सर। ओके, चलिए अब आ गए अगला सिद्धांत, आर्कटिक होम। ठीक है, आर्कटिक होम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसने दिया है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है हमको भी। लोकमान्य तिलक साहब ने दिया है। देखो ये आर्कटिक है, यहाँ ये क्या बना हुआ है, कोई बता सकता है? अंडा है जिसमें लोग अंदर रहते हैं, बर्फ का घर। क्या? सर इसे इग्लू इग्लू बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं सर। बहुत बढ़िया, ईगलू। हाँ, बोलिए। ठंड से बचने के लिए बनाया जाता है सर इसे। हाँ, लोकमान्य तिलक ने एक किताब लिखी, ठीक है, वेदों में आर्कटिक होम, पूरा किताब है, इस पर लिख डाले थे। तो उन्होंने बताया कि पूर्व हिमनद काल के दौरान आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव था, नॉर्थ पोल, है ना, वहां पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। तो इन्होंने कहा लेकिन पहले वहां पर हमेशा बर्फ नहीं पड़ी रहती थी, ठीक है, और आर्य लोग वहीं पर रहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वहां पर हिमनद काल आ गया, जब पृथ्वी बर्फ से ढक गई, तो वो लोग ट्रॉपिकल रीजन की तरफ, मतलब गर्म क्षेत्र की तरफ, मतलब इधर जहां हम लोग रहते हैं, आर्य उधर से माइग्रेट करना शुरू की। ठीक है, इन्होंने कई उनके खान पान की पद्धति, है ना, और वैदिक कालक्रम, वैदिक कैलेंडर, है ना, भूवैज्ञानिक, खगोलीय, पुरातात्विक बहुत सारे साक्ष्यों पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि ये लोग यहाँ से आए। ये किताब भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय हो तो चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा तर्क नहीं मिले हैं और बहुत ज्यादा इसको सर्वमान्य तर्क नहीं माना जाता कि आर्कटिक से आए, है कि नहीं। चलिए, ये वही सब बातें हैं कि आपकी मीमांसा करना, है ना, कहाँ से आए कहाँ से नहीं सर आए, मैक्स मूलर की थ्योरी सर सही। जिसको जो जो दिल करे मान लो। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लास्ट है, भागना मत तुम लोग, खत्म करने नहीं दो, है ना। पूरा तात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, है ना, इसमें जो है हम लोग जो खुदाई से निकले हुए साक्ष्य होते हैं,
उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं कि ये लोग कहां से गए। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो अपने तत्वाधान में भारत में जगह जगह पर समय समय पर खुदाई करवाती रहती है, और उस खुदाई में तरह तरह की चीजें निकलती हैं और आर्यों से रिलेटेड सामग्रियां भी निकलती हैं। उससे आर्यों के रहन सहन, खान पान और उनके मूल निवास स्थान के संबंध में जानकारी, जो कि एक सॉलिड एविडेंस होते हैं, जिसे आप पुख्ता सबूत कहते हो। ठीक है। तो देखते हैं 3 ऐसे दस्तावेज जिसमें आर्यों के नाम का उल्लेख खुदाई में मिले और उसमें आर्यों के नाम का उल्लेख। ठीक है। और उसमें सबसे खास बात क्या देखने को मिल रही है, जो खुदाई में मिले हुए अवशेष हैं उनमें आर्यों का नाम खुदा हुआ है, लेकिन ना तो कहीं ईरान, ना ही कहीं अफगानिस्तान, और ना ही मध्य एशिया, ना ही मेसोपोटामिया, कुछ नहीं लिखा। मेसोपोटामिया तो है। हाँ सॉरी, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का उल्लेख मिला। ईरानी कहाँ का? इराक, याद रखना, इराक। ठीक है। कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेंस में लिखने के लिए। और ये तीसरे इस लास्ट वाले में रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं होगा जल्दी से, 3-4 बार दिमाग में दौड़ाना। पहला 3 एविडेंस है। फर्स्ट एविडेंस क्या है? बेबीलोन, है ना, बेबीलोनिया का कसाइट शासकों के दस्तावेज, जो कसाइट शासक लोग शासन करते थे बेबीलोनिया में, तो वहां के कसाइट शासकों के जो दस्तावेज हैं, मतलब जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें 2 देवताओं का क्लियर नाम लिखा हुआ। क्या? सूर्य और मरुत देवता, जो कि आर्यों के प्रधान देवता थे, और ये नाम केवल आर्य लोग लिखते थे। और एक राजा का नाम मेंशन लिखा है, जो कि हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी उसका नाम है, अभीरथ, सम्राट अभीरथ। ठीक। दूसरा, 1500 से 1300 ईसा पूर्व के बीच बेबीलोन, है ना, के उत्तर पश्चिम में मित्तानी साम्राज्य, मित्तानी, यही सब नाम उलझुल है थोड़ा, मित्तानी, है ना, मुल्तानी मिट्टी से ऐसे याद रखना, मित्तानी साम्राज्य का शासन चलता था 1500 से 1300 ईसा पूर्व के बीच, जिसके कुछ दस्तावेजों में राजकुमारों और कुलीनों के नाम दर्ज है ना। उनमें से कुछ हैं इंद्रोता, सौक्षत्र और पुरुष, और ये नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेदिक डाइटीज में ये नाम देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई उनको अपना देवता ना मानता हो, तो अपने बच्चों का नाम, राजकुमारों का नाम उनके नाम पे क्यों रखेगा? यानी उसकी उस देवता में आस्था है, वो देवता तो आर्यों का है ना। ठीक है। अगला, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पूर्वी तुर्की में पाया गया। ठीक है। बोगज कोई शिलालेख। ठीक है। बोगज कोई शिलालेख इंपॉर्टेंट है। इस शिलालेख में हारने वाले मित्तानी और विजेता हित्तियों, मतलब मित्तानी और हित्तीय साम्राज्य में युद्ध हो गया था, है ना। और युद्ध के बाद 1350 ईसा पूर्व में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। जैसे 2 राजा मित्तानी और हत्तानी, है ना, 2 साम्राज्य अगल बगल थे, इनके बीच युद्ध होता रहता था तुर्किस्तान में, है ना। तो अब इन दोनों का युद्ध जब समाप्त हुआ, तो उनके बीच हुई टाई, संधि की, युद्ध विराम 1350 में करते हैं। तो युद्ध विराम जब होता है, तो देवी देवताओं की कसम दिलाई जाती है कि हम, है ना, इंद्र देवता का कसम लेकर के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसी कसम खाई जाती थी।
है ना। अभी भी लोग कसम खाते हैं तो भी भगवान का नाम लेकर कसम खाते हैं ना। भगवान कसम, हम लोग बचपन में भी तो खाते थे कि नहीं भगवान कसम, है ना। तो ऐसे ही, तो जो उसमें उनका संधि पत्र है जिस पर हस्ताक्षर किया गया, तो उसमें कसम किसके नाम पर दिलवाई गई है? देवराज इंद्र, वरुण और नासत्य देवता के नाम की कसम दिलवाई गई है, जो कि ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं, जो कि आर्यों के प्रधान देवता हैं। इंद्र तो देवताओं का राजा माने जाते हैं, बहुत धूर्त और कपटी राज देवता है वैसे इंद्र, है ना। खैर, इन्हीं की कस्में दिलाई गई हैं, जिस आधार पर पता चलता है कि ये तो तुर्किस्तान से आए, है ना। तो शिलाभिलेख के आधार पर दो लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। एक ने कहा कि ये बैक्टीरिया, यानी जहां बाल्कन वाला एरिया है वहां से आए, फुर्ज फील्ड ऊपर। खत्म हो गया टॉपिक हम लोगों का आज का, दिखा देता हूं। और एक लोग बोले थे तुर्किस्तान, आपको उनके नाम याद रखने हैं भाई, ठीक है, आपको नाम याद रखने हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये ये देखिए, ये जेसी रॉड जो बार बार बेबीलोनिया आ रहा था, है ना, बैक्ट्रियन एम्पायर का शासन चल रहा था, है ना, जेसी रॉड का और हर हुर्ज फील्ड का कॉन्सेप्ट इन दोनों का किसके आधार पर था? ये लोग रिसर्च किए थे आर्कियोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कि भाई कोई देवता की कसम खिला रहा है, आर्यों के देवता की, तो खुद आर्य रहा होगा तभी तो इनका कहना था कि आर्य तुर्किस्तान से है, कोई कह रहे हैं वहां बेबीलोनिया से है। अब जो है सर आप, हाँ, सर एक्चुअल पे थे कहाँ से सर, ये बताइए सर। ये आज तक कोई नहीं बता पाया, है ना। बट सर किताबों में दिया है कि सर ये जो मैक्स मूलर का जो थ्योरी था सर, उन्हीं का थ्योरी कुछ ज्यादा दिया है सर हर किताब में। तो क्या आप स्वामी दयानंद सरस्वती को गलत कह के पंगा ले लोगे आर्य समाज से? अब मैं पंगा नहीं ले रहा हूँ सर, लेकिन सभी किताबों में सर यही दिया रहता है, बच्चे सर यही जान रहे हैं, तो क्या कहा जाए सर। नहीं, बहुत सारे स्वामी लोग, विवेक ध्यान। अब देखो वो आपका भीम आर्मी वाले सब ईरान मानते हैं, है ना। तो ये कुछ नहीं पता, एक्चुअली मैं नहीं कह सकता, मैंने सारे लोगों के कॉन्सेप्ट बता दिए, है ना। मैं ये नहीं कह सकता भाई कि कौन कहाँ से है, आप लोग को जो मानना हो अपनी मर्जी से मान लो, है ना, कि सर आपने कहा था कि कोई यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में पब्लिश किया है, तो उसने क्या किया था? उसमें बताया, हाँ, अभी रुड़की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च पब्लिश करा है जिसको लोग मान नहीं रहे हैं, है ना। रुड़की यूनिवर्सिटी की जो कैलेंडर जारी किया है, उसमें आर्यों का जनवरी से लेकर दिसंबर तक में कि आर्यों का मूवमेंट पूरा दिखाया गया है, आर्य सभ्यता का। उसमें दिखाया गया है कि आर्य सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हुई थी तो उसी में से आगे बढ़ गए थे, यानी कि ये जो बचे हुए महान लोग थे उन्होंने सभ्यता को रीस्टार्ट किया, यानी कि ये लोग क्या थे? भारत के मूल निवासी। ये सिंधु नदी के तलहटी के थे, मतलब सिंधु नदी घाटी सभ्यता के ही लोग थे, ये दिखाया गया, जो कि एकदम अलग बात है। और इसका बड़ा विरोध हो किया लोगों ने, भीम आर्मी वालों ने भी कैलेंडर जलाया, कहा कि सब झूठ है, ये हम लोगों के साथ साजिशें हैं। तो मोदी जी ने कहा हाँ ये कैलेंडर सही है, खूब प्रचार किया उसका, है ना। तो इसलिए पूछा जा सकता है भाई, मैं अभी खोजूंगा, वो कैलेंडर मिला तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, जिसमें बताया गया है कि आर्य कहीं से आए नहीं थे। रुड़की ने पहली बार बोला कि आर्य कहीं से नहीं आए थे, आर्य यहीं के थे, अपनी सिंधु नदी के किनारे के ही तो थे। है ना।
बट मैंने सर हिस्ट्री में पढ़ा है कि सर वो सर दूसरे देश से मतलब आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। अरे तो रुड़की यूनिवर्सिटी की बात ठुकरा दोगे? सबका अपना अपना कहना और है। सर जो सर आज से जो मतलब कई सालों से चला आ रहा है एनसीईआरटी बुक में सर जो दिया है सर, ये जो आर्यन लोग थे सर वो सेंट्रल एशिया से आए थे फिर भारत में एंट्री की सर, मतलब वो पूरा एनसीईआरटी गलत है। गलत कोई नहीं है, सब जगह अपनी जगह सही है। सर हिस्ट्री तो है अभी ना? हम लोगों ने पहले से पढ़ी ही कहाँ है। आधे से ज्यादा चैप्टर तो उसमें से खत्म ही कर दिए गए हैं आर्य समाज के लिए। हाँ, और तो सर पुराना चीज काट दिया जा रहा है, हिस्ट्री के सब हटा दिया जा रहा है, लोग जान नहीं सब पाए। खत्म हो ये जाएगा, कुछ गलत बात है बचेगा सर। तो सुनो, अब क्या है कि अभी ये जो है आर्यों का मूल निवास स्थान एज पर रुड़की यूनिवर्सिटी, सिंधु नदी की तलहटी क्षेत्र, और ये मूल निवासी थे। ठीक है। चलो, तो भाई आज हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। आशा है कि मजा आई होगी। सर चैप्टर खत्म क्या हुआ है सर, मेरा तो डाउट है बहुत सारा है, तो कैसे चैप्टर मांगे सर। सर। एक बात बोले, हम्म। बुरा मत मानिएगा विकास, पर आपका डाउट कभी खत्म नहीं हो सकता। फर्जी डाउट ना बोलो, लॉजिक हो तो बोलो। बेलॉजिकल। सर आपने सर मतलब एग्जैक्ट बताया ही नहीं सर कि आर्यन लोग कहाँ से आए सर। मैंने सर एनसीईआरटी में पढ़ा कि वो लोग आए थे सेंट्रल एशिया से सर। आप जो ये पढ़ा रहे हैं अभी इसमें 3 पेजेस और बाकी हैं। अभी 4 पेजेस आपने कंप्लीट किए हैं, 7 पेज का है ये। हाँ सर, अभी तो टाइम है। चला गया। अभी टाइम है सर। सर क्या टाइम बताओ? सर अभी 9:05 हो रहे हैं सर, और अभी तो काफी ज्यादा इसमें होगा। इतना छोटा तो आर्य समाज के क्लास बारे में आपने सिर्फ इसका 7:30 PM है। ठीक है, क्लास टाइमिंग जो है 7:39 PM है। बहुत ज्यादा लेक्चर सुनने का मन है, 450-500 लेक्चर तुम लोगों के अलाट हैं, बैठ के सुना करो। है ना? यस सर सर। रुड़की यूनिवर्सिटी ने किस बेस पर कहा कि आर्य भारत के मूल निवासी थे? लेक्चर वहां पर इतने हैं, सुनते नहीं होगे। वहां पर इतने लेक्चर हैं, जितना चाहो उतना बैठ के सुन सको, सब लेक्चर पड़े हुए हैं पोर्टल में, सुनना नहीं है। सर प्रॉब्लम ये है ना कि बिना नेट के वो चलता नहीं है। और यहाँ पे मतलब बिना यूपी क्लास हो रही है। तो तो सर रोमिंग में चलता तो डाटा उतना अच्छे से चलता नहीं है। बिना वाईफाई के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। मेन प्रॉब्लम ये है सर। लाइव क्लासेस की जो शेड्यूल टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर चलता है। जो टॉपिक ना खत्म हो तो हम वैसे भी पढ़ाते रहते हैं। यस सर, वो तो है। ना, पता नहीं कौन सा पेज बता रही बच्चा। अरे सर, जो आप अभी समझा रहे थे। अच्छा छोड़िए, टाइमिंग अप हो चुका है। अरे टॉपिक खत्म हो गया, कुछ पूछना हो तो पूछो। सर सर मैं अब नहीं पूछूंगा सर, क्योंकि सर आप लोगों ने बोला सर डाउट जब हुआ है नहीं क्या। हाँ मैं बताओ। डाउट जब अपने सब रिसर्च अपने से रिसर्च करूंगा अब मैं। चलो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दे रहा हूँ, अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।